हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम राजस्थान की जो क्रोनोलॉजी वाला जो पार्ट है, जिसमें केवल राजस्थान का पार्ट है, जो हर एग्जाम में राजस्थान के हर एग्जाम में पूछा जाता है, इससे प्रश्न लगभग आते ही आते हैं, तो उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जिसमें से हमारी जो पहली हेडलाइन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर का जो वाटर हाल सर्वेक्षण है वो किया गया है, ठीक है, विलुप्त होने के कगार पर। क्योंकि जो इसका सर्वेक्षण क्यों किया जाता है, क्योंकि उन पक्षियों का नहीं किया जाता, क्योंकि ये है वो बिल्कुल संकटग्रस्त है, बहुत ही कम मिलने जा रही है ये जो प्रजाति है जो राजस्थान में, तो इसका है वाटर हाल सर्वेक्षण किया गया है। विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे गुडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वार्षिक जल सर्वेक्षण वाटर सर्वे डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में 23-24 मई 2024 को किया गया। इस वाटर हाल सर्वे में गाटो गुडावन की जो संख्या है वो 64 पाई गई है। जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है वो मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ। सर्वेक्षण के दौरान है जो 21 ग्रेट इंडियन बस्टर को रामदेवरा क्षेत्र में गिने गए, जबकि 43 को जैसलमेर के शिप्ला, सुदासरी, गजाई मात्रा, जमरा, चौहानी और बरना क्षेत्रों में देखे। ये क्षेत्र है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके पक्षी से जोड़कर पूछे जाते हैं कि ये क्षेत्र किससे संबंधित है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। 1000 से अधिक चिंकारा, 30 रेगिस्तानी बिल्लियां, 150 जो लोमड़ियां और 100 से अधिक गिद्धों की गिनती की जाती है। तो ये चीजें आप अपने सामने अपनी जो क्रोनोलॉजी है वो खोल के गई, या फिर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप इसको अध्ययन कर लें बार बार। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर माना जाता है, ठीक है, यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है। संकटग्रस्त प्रजाति किसे कहा जाता है? जो प्रजाति है बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर, जिसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में रखा जाता है। यह पक्षी प्रवासी जातियों पर कन्वेंशन ऑन माइग्रेट स्पाइसीज सीएमसी की अनुसूची 1 में तथा वन्य जीव जंतु और वनस्पति विलुप्त हुए प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंगेज्ड स्पाइस ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा के परिशिष्ट में सूचीबद्ध है। 2019 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने गुडाउन की संख्या बढ़ाने के लिए जैसलमेर के सम प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। सम में प्रजनन केंद्र जहाँ पर इन पक्षियों का प्रजनन बनाया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो जाति हैं, इसकी जो प्रजाति है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके उसमें, ठीक है। तो इसमें आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि एक जैसलमेर की सुदासी और रामदेवरा में भी प्रजनन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इसमें केवल आपको यही चीज़ें याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट अपनी हेडलाइन है उसमें कि बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच जिम्मेदार। राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि बाल विवाह अगर कोई गाँव में होता है तो उसके लिए सरपंच जिम्मेदार होगा, वार्ड पंच जिम्मेदार होगा। यह मतलब एक पीठ बेटी थी, उसके अंदर यह निर्णय दिया गया था। विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रभावी होने के बावजूद भी प्रदेश में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि कोई बाल विवाह न हो। इसलिए इसके साथ ही उस न्यायालय ने कहा कि यदि कोई ऐसा ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा था जिस गांव में बाल विवाह हो, उस गांव के सरपंच और पंचायत सदस्य को जिम्मेदार माना जाएगा। और जो जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सुबा मेहता की खंडपीठ ने बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से सार्वजनिक इतिहास यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल पर सुनवाई के बाद 2 मई 2024 को निर्णय दिया है, ठीक है। इसके में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जो बाल विवाह है उसके लिए सरपंच और वार्ड पंच जिम्मेदार होगा। जो इसकी पीठ बैठी है उनका नाम याद रखना है, पंकज भंडारी, जस्टिस सुबा, इसमें सिर्फ यही बात इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ फैक्ट के रूप में अपने बात करते हैं तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम है 1996 के अनुसार बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का कर्तव्य सरपंच पर डाला गया है। बाल विवाह जो निषेध अधिनियम 2006 में लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 18 और लड़कियों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष बताई गई है, ठीक है। और जो अपनी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 19 वर्ष की लड़कियों में 3.7% या तो मां बन चुकी या फिर भी गर्भवती हैं, और 20 से 24 वर्ष की आयु में 25.4% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। राजस्थान के शहरी क्षेत्र में यह प्रतिशत 15%, के शहरों में थोड़ा सा कम है ये, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 28.3% रहा है। तो अपने आज तक अब तक 2 ही हेडलाइन पढ़ी है कि एक तो अपनी जो गोडाउन की जो हुई है वो अपनी गिनती हुई है वो पढ़ी है, ठीक है, और एक ये बाल विवाह वाली। अपना तीसरा जो हेडलाइन है वो है कि चिकित्सा विभाग ने शुरू करेगा हरी वन वृक्षारोपण अभियान, ठीक है। राजस्थान के जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली की वृद्धि की दृष्टि से हरी वन वृक्षारोपण अभियान 1 से 31 जुलाई 2024 को चलाया जाएगा। चिकित्सा संस्थानों में बेहतर वातावरण, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संचालित किए जाने वाले इस अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से निचले स्तर के चिकित्सा संस्थानों में 3 या इससे उच्चतर चिकित्सा संस्थान में 10 पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रकार प्रदेश में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण के बाद 5 वर्ष तक रख रखाव, पानी एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी समय संस्थान की होगी। और अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए 11 चिकित्सा संस्थानों के हरिवन मित्र को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसमें केवल आपको ये बात याद रखनी है कि जो हरिवन वृक्षारोपण है वो किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो चिकित्सा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब प्रदेश में मिले 60,353 इलेक्ट्रोलिक पोस्ट बेल्ट
पोस्ट बेल्ट क्या चीज़ होती है? पोस्ट बेल्ट के माध्यम से जो लोग अपने क्षेत्र से बाहर रहे हैं, जहाँ पर उनके चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, उस क्षेत्र से जो बाहर रह रहे हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन चीज़ों के माध्यम से जो मतलब अपना वोट डालते हैं, तो उसे पोस्टल बेल्ट कहा जाता है। तो इसमें ये कहा गया कि प्रदेश में 60,353 लोग हैं, उसने इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बेल्ट से अपना जो मतलब मत दिया है, ठीक है, जो लोकसभा चुनाव थे उनके अंदर दिया लोकसभा चुनाव में। लोकसभा आम चुनाव 2024 से 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 60,353 सेवा मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बेल्ट प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 1,40,907 सेवा मतदाताओं के इलेक्ट्रिक पोस्ट बिल जारी किए गए थे, जिनमें से 1,32,381 मतदाताओं ने इलेक्ट्रिक पोस्ट बिल डाउनलोड किया, जबकि अब 60,353 सेवन इलेक्ट्रिक बिल प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता द्वारा जानकारी के अनुसार झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक सीकर में व अलवर में इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बेल्ट सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और बांसवाड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बेल्ट प्राप्त हुए हैं। यानी कि सर्वाधिक हमें कहाँ से जो मतलब ऑनलाइन जो हमने जो पोस्टल बेल्ट है वहाँ से कहाँ से सर्वाधिक मतलब हमें वोट प्राप्त हुए हैं, तो वो है हमें झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से, और सबसे कम हुए हुआ है बांसवाड़ा क्षेत्र। इस चीज़ में हमको इतनी याद रखनी है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ से वोट प्राप्त हुए हैं। अब जो पोस्ट बेल्ट है, ठीक है, उसका हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्ट बेल्ट सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बेल्ट सिस्टम ETPBC सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक साधनों से प्रेषित किया जाती है। मतदाता को अपने वरीय स्थान जो उनके मूल रूप से आवंटित मतदाता निर्वाचन क्षेत्र से बाहर स्थित होता है, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त पोस्टल बेल्ट फॉर्म पर अपना वोट देने में समर्थ बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक सेवा मतदाताओं को ये पोस्ट बेल्ट है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्ट बेल्ट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा भेजे जाते हैं। सेवा मतदाताओं द्वारा अपना मत अंकित करियाँ डाक पत्र स्पीड पोस्ट रिटर्निंग अधिकारी को भेजे जाते हैं। अब अपना जो अगला जो अपने 4 हेडलाइन पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक तो गुड़ाउन वाला हमको याद रखना है, एक अपने बाल सरपंच जो अपने सरपंच है वो बाल विवाह के लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। एक हरिवन वृक्षारोपण कार्यक्रम हो गया, ठीक है। एक पोस्टल बैठलॉग अपनी 5वीं हेडिंग चली राजस्थान के मोहम्मद बंधु पद्मश्री से सम्मानित। अब मोहम्मद बंधु है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। राजस्थान के बीकानेर के निवासी हैं, ये आपको याद रखना है जिला इनका। और कौन सी इनकी गायक शैली है, तो मांड गायक शैली बंधुओं को जोड़ी है, ये जोड़ी में मिले हैं 2 भाइयों को, ठीक है। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मोहम्मद बंधुओं को पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित पद्मश्री सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 मई 2024 को प्रदान किया गया है। 9 मई 2024 को 2 भाइयों को प्राप्त हुआ है, ठीक है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए, जिसमें राजस्थान में 4 हस्तियों को यह पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिसमें बहुरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड है जो कि बीकानेर से संबंधित भीलवाड़ा से संबंधित है, माया टंडन है जो जयपुर से संबंधित है, और लक्ष्मी भट्ट तेलंग जैसी अली मोहम्मद गनी बहमद है जो कि बीकानेर से संबंधित है। इनको 4 को आपको नाम अच्छे से याद रखने, क्योंकि हर जो आने वाले एग्जाम है उनमें पूछे जाएंगे। अब अपनी जो 6वीं हेडिंग है वो देख लेते हैं। अब 85 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनमें 57.8% मतदाताओं ने मतदान दिया है। यानी कि जो हमारे लोकसभा चुनाव उनमें 85 से ऊपर के जो एज के लोग हैं उन्होंने 57% लोगों ने मतदान किया है, ठीक है। राजस्थान के लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के 57.8% मतदानों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता द्वारा मई 2024 में प्रदत्त जानकारी के अनुसार राज्य में 85 वर्ष से अधिक की आयु के लोग पंजीकृत 5,71,843 मतदाताओं में से 3,30,141 ने मतदान किया है। यानी कि अपने टोटल 57% लोगों ने है वो इसमें अंदर मतदान किया। आपको नॉर्मल तरीके से याद रखना है बस इसका आंकड़ा। अगला जो अपनी हेडिंग है वो है नेम प्रकाशन ने वर्ष की 2024 के राजस्थानी साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। कि जो नेम प्रकाशन डे नागौर द्वारा वर्ष 2024 के राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कारों की घोषणा अप्रैल 2024 में की गई है। इस वर्ष 28 राजस्थानी साहित्यकारों को अलग अलग विधाओं में लेखन व साहित्य संस्कृति के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। जो रूपचंद समदड़िया स्मृति राजस्थानी भाषा शिखर सेवा सम्मान है वो 6 दशकों की श्रेष्ठ साहित्य सेवा के लिए प्रोफेसर जहूर खां मेहर जोधपुर को प्रदान किया। इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि रूप किसके सबसे ज़्यादा है, तो जहूर खां मेहर। मैंने तो इस तरीके से याद किया कि रूप है जो रूप किसके सबसे ज़्यादा है, तो वो जहूर खां मेहर के। इसमें आपको ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि किसके द्वारा पुरस्कार घोषणा की गई, तो नेम प्रकाशन के द्वारा वो कहाँ से है, तो नागौर से। और इसमें इस रूपचंद जो समदड़िया पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जहूर खान को दिया गया। रूप किसके सबसे ज़्यादा है, तो जहूर खान के ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। राजस्थान भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह का आयोजन अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा सामान्य मान्यता संघर्ष समिति व नियम प्रकाशन संयुक्त तत्वाधान में डे नागौर में तो इसमें दिया जाएगा। जो पुरस्कार राशि रूपचंद मेड़िया की वो 51,000 राशि पुरस्कार है, और शेष है जो उनको दिया जाएगा उनमें 27 को 11,000 की नगद राशि स्वरूप प्रदान की जाएगी।
अब जो नेक्स्ट अपनी हेडलाइन है वो जैसे केवलादेव से 500 चित्तल है वो मुकंदरा व रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व में। अब केवलादेव जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हम पर कहाँ पर स्थित है, वो भरतपुर में स्थित है। उससे जो मुकंदरा और रामगढ़ है, मुकंदरा तो हो गया कोटा झालावाड़ में और रामगढ़ है बूंदी में, वहां से इनको 500 जो चित्तल है उनको शिफ्ट किया गया है। ठीक है, भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से गना से मुकंदरा व रामगढ़ विस्तार टाइगर रिजर्व में चित्तलों को शिफ्ट किया गया। अब तक के 500 चित्तलों को शिफ्ट किया जा चुका है, जिसमें से 300 चित्तल है वो और शिफ्ट किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से अपन इसको देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से कुल 800 चित्तलों को 3 टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया। इसमें मुकंदरा में 500, रामगढ़ विस्तार में 150 और केवलादेव टाइगर रिजर्व में 500 है। ठीक है, इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो अगली चीज़ ये है कि चित्तलों की शिफ्टिंग में अफ्रीकी जो तकनीक है बोमा तकनीक, इसको यूज़ किया गया। ठीक है, ये बोमा तकनीक क्या होती है, ये आपको क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है कि बोमा तकनीक क्या है। तो इसमें आपको याद रखना है कि बोमा तकनीक के अंतर्गत है वो धान के अंदर झाड़ियों से ढककर पेड़ों के बीच और जलाशयों के पास बाड़े तैयार की जाती है, जिसमें चित्तलों के लिए चारे की व्यवस्था की जाती है, जिससे वो उनको धीरे धीरे उस बाड़े में आने की आदत हो जाती है। आते रहते हैं। आखिरी बाड़े में एक छोटा सा दरवाजा बनाया गया जिस पर रात को पिंजरे वाले ट्रक खड़ा कर दिए जाते हैं। ट्रक के अंदर भी चारा और झाड़ियाँ लगाई जाती है, जिससे कि चित्तल उसमें चढ़ जाते हैं, उन्हें आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। ये बोमा तकनीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना याद रखना है कि केवलादेव से जो चित्तल है वो मुकंदरा हिल्स और घना पक्षी वन में शिफ्ट किए गए हैं। ठीक है, और किस तकनीक से, तो वो बोमा कहाँ की तकनीक है, तो वो अफ्रीका की तकनीक है। बस इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब है अरिजीत बनर्जी हेड ऑफ फॉरेस्ट नियुक्त किए गए हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारी अरिजीत बनर्जी राजस्थान के हेड ऑफ फॉरेस्ट ऑफ बनाए गए हैं। बनर्जी ने इस पद पर मनीष गर्ग का स्थान लिया, जो कि 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। कार्मिक विभाग ने बनर्जी के प्रमोशन के आदेश 27 मई 2024 को जारी, जिसके अनुसार अक्टूबर 2026 तक पद पर बने रहेंगे। इसमें आपको नॉर्मल तरीके से इसको याद रखना है बस। अब अपनी जो अगली हेडलाइन है वो है राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल का निधन हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। राजस्थान की जो पूर्व उप मुख्यमंत्री व त्रिपुरा एवं गुजरात व मिजोरम की पूर्व राज्यपाल व प्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की आयु में 15 मई को निधन हो गया। ठीक है, और झुंझुनू जिले के गुरोरी गांव के किसान परिवार से हुआ था। इनका जन्म 1927 को, उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में भारत स्वतंत्र में हिस्सा लिया था। इनकी जो सभी उपलब्धियां वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। 27 साल की उम्र में 1954 में पहला चुनाव इन्होंने आमेर विधानसभा सीट से उपचुनाव के रूप में लड़ा था। ठीक है, और सरकार जीती भी थी और सरकार की मंत्री बनी थी। ठीक है, उसके बाद 1962, 1980, 1985, 1993, 1998 विराट विधानसभा क्षेत्र, 1972 में दुद्ध विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित की गई है। 1980 से 90 तक सरकार की कैबिनेट मंत्री भी रही है। 2003 में कमला बेनीवाल राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनी है। 2003 में विधानसभा चुनाव की हार के बाद चुनाव नहीं लड़ा। कमला को 2009 में त्रिपुरा का राज्यपाल 15 अक्टूबर 9 से 26 नवंबर 2009 तक नियुक्त किया गया। वह पूर्वोत्तर भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। 27 नवंबर 2009 से 6 जुलाई 2014 के दौरान राज्यपाल गुजरात की राज्यपाल, इसके बाद उन्होंने मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, और 1994 इफ्को द्वारा प्रदत्त भारत का सर्वश्रेष्ठ सहकारी पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके इनकी आपको जो कमला बेनीवाल है इनकी उपलब्धियों को आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाएगा। अब अगली जो अपनी है हेडलाइन, विधानसभा अध्यक्ष देवरानी ने किया विधानसभा की 15 समितियों का गठन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवरानी ने विधानसभा की 15 समितियों की घोषणा 17 मई 2024 को की है। विधानसभा के कार्य संचालन के लिए 21 समितियों का गठन किया जाता है। इस बार अभी तक 19 समितियों का गठन हुआ है, जिसमें से 15 समितियां से पहले 4 समितियां जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, कैब प्राक्कलन समिति का राजकीय उपक्रम समिति का 17 अप्रैल 2024 को गठन कर दिया गया। इन समितियों के अध्यक्ष को आपको याद रखना होगा। ठीक है, जो नियम समिति है, तो नियम कौन बनाता है, तो आपको इसको मैट्रिक्स से याद करवाने की कोशिश करते हुए, नियम कौन बनाता है, तो वासुदेव बनाता है। ठीक है, वासुदेव कृष्ण जी का रूप है जो सारे संसार में रूप मतलब नियम बनाते हैं, उसी प्रकार नियम समिति में वासुदेव देव आप याद रख सकते हैं। सदाचारी कौन से, यानी कि सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, तो वो हरीश चौधरी, ये सब आपको टिक से याद रखना है। यानी कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं का हरी सिंह आपको याद रखना होगा। ये तो अपने को ऐसे याद रखना। विशेष अधिकार यानी कि विशेष जो अधिकार किसे दे रखे हैं, तो आपको याद रखना है पुष्पेंद्र को विशेष अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, फिर अपने को याद रखना है अधीनस्थ विधानसभा समिति, तो अनिता बदेल है, यानी कि किसी को अधीनस्थ किसको बना रखा है, तो अनिता बदेल को बना रखा है। ठीक है, ऐसे अधीनस्थ और ऐसे अनिता बदेल हो जाएगा। याचिका यानी कि सबसे ज्यादा याचिका कौन लगाता है, तो हमीर सिंह लगाता है, आपको ऐसे याद रखना है। सरकारी आसनों से संबंधी जितेंद्र कुमार गोठवाल का, ये आपको ऐसे नॉर्मल तरीके से। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न सबसे ज्यादा कौन पूछते हैं, संदीप शर्मा पूछते हैं। यानी कि पर्यावरण के बारे में सबसे ज्यादा रुचि दया कौन लेता है, तो दयाराम परमार पर्यावरण पर सर्वाधिक मतलब दया रखता है। ठीक है, पुस्तकालय बात का पुस्तक कौन पढ़ता है, तो सुरेंद्र सिंह राठौड़ है। ठीक है, और महिलाओं के बारे में सबसे ज्यादा कौन सोचता है, तो वो शोभा चौहान, यानी कि महिलाओं में बालकों के कल्याण संबंधी समिति कौन होगा, तो शोभा चौहान होगी। ठीक है, प्रबंध जैसे पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, तो केशराम चौधरी
अनुसूचित जाति कल्याण समिति की बात करें तो विश्वासनाथ मेघवर ओजैसी। अनुसूचित जनजाति में कल्याण समिति की बात करें तो फूल सिंह मीणा ओजैसी। अल्पसंख्यकों के कल्याण समिति तो पब्बाराम बिश्नोई जैसे। इनके अल्पसंख्यक है तो बिश्नोई, आपको वैसे याद रहेगा। जनलेख है, जनता का लेखा कौन रखता है तो टीकाराम जूली है। प्राकृत समिति कह पूछे तो अर्जुन लाल जानीगर है। कह पूछे तो श्रीचंद कृपलानी है। राज्य प्रमुख समिति कालीचरण सराफ की है। ठीक है, आपको ये चीज़ें इतनी 5 जो है 6 हेडलाइन है वो आपको अच्छे से याद रखनी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे लगता है अभी हिंदी में नहीं हमें तो हमने मारवाड़ी कल्चर में हमें वीडियो पढ़ाई जाए तो मैं आपको मारवाड़ी कल्चर में पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, मारवाड़ी लैंग्वेज में आपको जो अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।